हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा भूगोल, सेट नंबर है 24। इससे पहले ऑलरेडी हमने 23 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? विकल्प में है भारत, जापान, चीन, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है चीन। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चीन में खोला गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, चीन के गुएझाओ प्रांत में खोला गया है। ठीक है ना। इस पुल का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। ठीक है, और ये किस नदी पर स्थित है? तो ये वही पान नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई है 625 मीटर। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? विकल्प में है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में स्थित है और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। ठीक है ना। और ये अपनी घने वन, जैव विविधता, चूना पत्थर की गुफाओं के लिए ये प्रसिद्ध है। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसने इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में से शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो याद रखिएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में, और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प में है 29 जुलाई, 29 जून, 29 अगस्त, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है 29 जुलाई। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाते हैं और 2025 का थीम क्या है? याद रखिएगा, हमारी दुनिया को फिर से जीवंत करना। ठीक है, 2025 की थीम क्या है? हमारी दुनिया को फिर से जीवंत करना। ये भी याद रखिए, बाघ दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? बाघों के संरक्षण, उनके आवासों की रक्षा करना, घटती आबादी के प्रति जागरूकता को फैलाना। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी स्थापना आप देखेंगे तो 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग बाघ शिखर सम्मेलन में इसकी देखेंगे तब इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो ये भी पॉइंट। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, किस सम्मेलन के बाद हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी? सवाल ऐसा है कि किस सम्मेलन के बाद हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी? विकल्प में है रियो सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, Rio+5 सम्मेलन, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, स्टॉकहोम सम्मेलन। ध्यान रखिएगा, इसकी घोषणा 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद की गई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पहला बड़ा वैश्विक सम्मेलन माना जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? बी विकल्प। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या आप जानते हैं, हमें दिया हुआ है, पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित हुआ था। इसी सम्मेलन के पश्चात प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी, या मनाया जाता है, जो भी पढ़ें आप। ठीक है, तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा कि 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो इसकी घोषणा कब की गई थी, किस सम्मेलन के दौरान? तो स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान, जो कि 1973 में हुआ था। ठीक है, और ये पहला विश्व पर्यावरण दिवस भी माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई थी? सवाल है, राष्ट्रीय वन नीति कब कब बनाई गई थी? विकल्प में है 1952, 1956, 1954, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, 1952। याद रखिएगा, भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है वनों का संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना तथा वन संसाधनों का उचित उपयोग करना।
ठीक है, बाद में नई राष्ट्रीय वन नीति 1988 में लाई गई थी। ठीक है ना, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है लेटेराइट मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा, पूछा है असत्य है। ठीक है, पहला जो विकल्प में दे रखा है, लेटेराइट मृदा का निर्माण उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। लेटेराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा सामान्यतः अधिक होती है। लेटेराइट मृदा का लाल रंग लोहे और एल्युमिनियम के ऑक्साइड के कारण होता है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इसका विस्तार पाया जाता है। उपर्युक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पे असत्य है। चलिए बात करते हैं पहला विकल्प के बारे में। दे रखा है कि लेटेराइट मृदा का निर्माण उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। ये कथन बिल्कुल सही है। बी विकल्प में है लेटेराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा सामान्यतः अधिक होती है। ये कथन गलत है, ध्यान रखिएगा। लेटेराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा सामान्यतः कम होती है, अधिक नहीं होती है। ठीक है, वहीं बात करें सी विकल्प का, दे रखा है लेटेराइट मृदा का लाल रंग लोहे और एल्युमिनियम के ऑक्साइड के कारण होता है। तो ये कथन भी सही है। डी विकल्प में कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इसका विस्तार पाया जाता है। तो ये भी कथन सही है। ठीक है, पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे देखेंगे तो बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला सवाल है नदियों पर बांध निर्माण के प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा, पूछा है कौन सा कथन असत्य है। पहला है बांध नदी के प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं। तलछट जमाव से जलीय जीवों के भोजन और प्रजनन में समस्या होती है। बांध निर्माण से बाढ़ की संभावना पूरी तरह समाप्त हो जाती है। बाढ़ग्रस्त मैदानों की वनस्पतियां प्रभावित हो सकती हैं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताना है यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। उम्मीद है आप लोग आंसर ढूंढ लिए होंगे। फिर हम डिस्कस करते एक एक करके। चलिए देखते हैं पहला क्या दे रखा है। पहला दिया है कि बांध प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। ये सत्य कथन है कि बांध जो होते हैं ना, नदी के प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं। ठीक है, उनकी जो गति होती है, बांध हम जब बनाते हैं तो उनकी जो प्राकृतिक जो गति होती है अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो सही है। बी विकल्प में कि तलछट जमाव से जलीय जीवों के भोजन और प्रजनन में समस्या आती है। ये भी कथन सही है, ये सत्य है। सी में दे रखा है कि बांध निर्माण से बाढ़ की संभावना पूरी तरह समाप्त हो जाती है। ये कहना गलत होगा कि जब हम बांध बनाते हैं तो बाढ़ की जो संभावना होती है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। ये भी कहना गलत होगा कि पूरी तरीके से वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, डी विकल्प में है कि बाढ़ग्रस्त मैदानों की वनस्पतियां प्रभावित हो सकती हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था कौन सा कथन असत्य है, तो आप देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा सी विकल्प। बांध निर्माण से बाढ़ की संभावना पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो सी विकल्प सही होगा। यहाँ पे कुछ लिखा गया है कि ये बांध निर्माण से कुछ कुछ नुकसान होता है। क्यों होता है, इसके पीछे यहाँ पे तलछट क्या होता है ना, अवसादीकरण क्या होता है, ये पूरा यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे दे दिया गया है नोट्स के रूप में। इसे आप लोग PDF फाइल जरूर पढ़िएगा। ठीक है, बहुत ईजी भाषा में लिखी गई है, आसान सा लैंग्वेज में लिखा गया, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे एक इमेज भी बना दी गई है ताकि आपको समझ में आए कि अवसादीकरण होता क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ से कि जब तेज़ बहाव की होती है, जब गति का ये नदी के जब तेज़ बहाव में बहती है पानी, तो अपने साथ बालू कंकर वगैरह लेके चलती हैं। लेकिन जब ये बांध के सामने आती है तो इसकी गति कम हो जाता है, जिसकी वजह से इसके साथ जो भी कह सकते हैं बालू वगैरह जो होता है, गाद वगैरह जो होता है, वो क्या हो जाता है, नीचे तलहटी पर ये जमा होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं, अवसादीकरण कहते हैं। ठीक है, इससे जलीय जीवों को प्रजनन क्षमता में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। ठीक है, और बाढ़ का कारण भी बनती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा PDF फाइल में। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है नर्मदा बचाओ आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। बताना है नर्मदा बचाओ आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है यह सरदार सरोवर बांध के विरुद्ध से संबंधित आंदोलन है। इसमें स्थानीय लोग, किसान, पर्यावरणविद और मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल थे। यह एक गैर सरकारी संगठन है। इसका संबंध नर्मदा नदी से है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है।
चलिए बात करते हैं पहला विकल्प के बारे में। दे रखा है यह सरदार सरोवर बांध के विरोध से संबंधित आंदोलन है। यह कथन बिल्कुल सही है, सभी को पता होना चाहिए। बी विकल्प में है इसमें स्थानीय लोग, किसान, पर्यावरणविद और मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल थे। ये भी कथन सही है। यह एक गैर सरकारी संगठन है, बिल्कुल ये एनजीओ पर आधारित था, तो ये भी सही है। और इसका संबंध नर्मदा नदी से है, तो ये भी कथन सही है। पूछा था कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप ई विकल्प हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई भी यहाँ पे असत्य कथन नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि आप जानते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ है जो स्थानीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो यहीं से ये सवाल बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। सही उत्तर होगा यहाँ पे उपर्युक्त में से कोई नहीं, कोई भी यहाँ पे असत्य कथन नहीं है, सभी सत्य कथन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है पौधों में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। बताना है कि पौधों में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। विकल्प में है 55% से कम, 60% से कम, या 65% से अधिक, या फिर एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी विकल्प होगा यहाँ पे 65% से अधिक, इसका सही आंसर होगा। 65 से 99% के बीच देखेंगे तो पौधों में प्रतिशत होती है जल की मात्रा। ठीक है, तो सी विकल्प सही होगा। यहाँ भी देख सकते हैं प्राणियों में 65% तथा पौधों में 65 से लेकर के 99% जल का अंश विद्यमान रहता है। ठीक है, ये एससीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये एनसीईआरटी के बुक में नहीं है, ये एससीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो लगभग जो क्वेश्चन अभी हम ले रहे हैं, उठा रहे हैं, वो एससीईआरटी के बुक से ही ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, शायद ये सेट नंबर 23 में भी था, तो इसका सही आंसर सभी को पता होना चाहिए, याद भी हो गया होगा। आर्सेनिक इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है देश के कुल वनाच्छादित क्षेत्र का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में पाई जाती है। विकल्प में है 11.22%, 26.66%, या फिर 25.11%, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प नंबर ए 11.22%। ठीक है, इस तरह का सवाल पिछला सेट में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, या फिर आप लोग यहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस लाइन को ध्यान दीजिएगा। देश में वनाच्छादित क्षेत्र के मामले में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, जहां देश के कुल वनाच्छादित क्षेत्र का लगभग देखेंगे 11.22% वन है। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, जहां पर 10.01% है, जबकि तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़, जहां पर 8.25% है, और चौथे स्थान पर उड़ीसा है, और 5वें नंबर पर महाराष्ट्र है। ये भी आप देखेंगे तो एससीईआरटी के बुक में ही दिया हुआ है, एनसीईआरटी के बुक में नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है वर्ष 2007 में उत्तर बिहार में भीषण बाढ़ का एक प्रमुख कारण क्या था। बताना है वर्ष 2007 में उत्तर बिहार में भीषण बाढ़ का एक प्रमुख कारण क्या था। विकल्प में है नदियों के जलस्तर में अचानक वृद्धि, नेपाल से छोड़ा गया अतिरिक्त जल, या फिर कोसी नदी क्षेत्र में जल प्रवाह का सामान्य बढ़ना, एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सोचिए, समझिए और उत्तर दीजिए। ये भी एससीईआरटी के बुक से ही लिया गया एक प्रश्न है। सही उत्तर होगा डी विकल्प। एक से अधिक कथन यहाँ पे सही है, या कह लीजिए कि तीनों कथन सही है। हुआ क्या था यहाँ पे 2007 में नदियों के जलस्तर में अचानक वृद्धि हुई थी। क्यों हुई थी ऐसा? क्योंकि नेपाल से छोड़ा गया अतिरिक्त जल की वजह से। नेपाल ने क्या किया था कि जो नेपाल में स्थित बैराज है ना, जिसे कोसी बैराज के नाम से भी जानते हैं, यहाँ से अचानक कह सकते हैं कि जल अत्यधिक मतलब कैसे जल जमाव होने की वजह से वहाँ पे मतलब छोड़ दिया गया था पानी, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि बिहार में ये आपदा देखने को मिली थी। तो कोसी नदी क्षेत्र में जल प्रवाह का समान बढ़ना, ये भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो डी विकल्प यहाँ पे देखेंगे तो सही हो जाएगा, एक से अधिक कथन सही। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। विकल्प में है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आसान सा सवाल है, बताइए सही आंसर क्या होगा जल्दी से। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का सबसे बड़ा राज्य बात करें क्षेत्रफल के आधार पर तो राजस्थान है। ठीक है ना, विकल्प नंबर ई यहाँ पे सही होगा।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है FSI का पूरा रूप आप देखेंगे तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है। बी विकल्प में इसका मुख्यालय देहरादून में है। ये वन संसाधनों के आकलन से जुड़ा हुआ है। एक से अधिक कथन सही है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बात करते हैं पहला विकल्प के बारे में। दे रखा है कि FSI का पूरा नाम क्या है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये कथन बिल्कुल सत्य है। इसका मुख्यालय देहरादून में है, ये भी कथन सत्य है। और ये वन संसाधनों के आकलन से जुड़ा हुआ है, ये भी कथन सही है। डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तीनों कथन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, बिहार में पाइराइट किस जिले में पाया जाता है। विकल्प में है रोहतास, मुंगेर, गया, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा पाइराइट जो है ना बिहार के मुख्यतः रोहतास जिले में पाई जाती है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए रोहतास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है कि भारत का कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। विकल्प में है उत्तराखंड, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा भारत का कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखेंगे तो बाघों की संख्या सबसे अधिक होने के कारण से ये उपाधि दी गई थी। ठीक है, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना जैसे प्रमुख टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है ना, याद रखिएगा इन पांचों का नाम, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा और पन्ना। ठीक है, ये पांचों आपका जो नाम बता रहे हैं ये सभी कहाँ पे स्थित है, ये सभी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल है, झूम कृषि मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है। विकल्प में है उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पूर्व भारत, पश्चिमी भारत, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा बी विकल्प उत्तर पूर्व भारत। ठीक है, उत्तर पूर्व भारत मतलब जैसे कि सेवन सिस्टर जो कहते हैं हम लोग, असम हो गया, त्रिपुरा है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है ना, मिजोरम है, मणिपुर है। 3 राज्यों में कृषि को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब झूम कृषि या को यहाँ पे स्थानांतरित कृषि को यहाँ पे झूम कृषि कहा जाता है। ठीक है, या कह लीजिए कि झूम कृषि इन क्षेत्रों में या फिर उत्तर पूर्व भारत में प्रचलित है। हम लोग जानते हैं कि देश के अलग अलग भागों में या अलग अलग राज्यों में झूम कृषि को अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे कहीं मिल्पा है, ठीक है, कहीं लदांग है, कहीं पर बेवर है, कहीं दहिया है, कहीं पोमा डाबी है। इस तरीके से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, तो झूम कृषि मुख्यतः ये उत्तर पूर्व भारत में नाम प्रचलित है। अगला सवाल है, सुंदर वन किस प्रकार के वन का उदाहरण है। विकल्प में है ज्वारीय वन, कंटीले वन, मैग्रोव वन, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सवाल को अच्छे से समझिएगा, देखिएगा, इसमें आप फंस सकते हैं। सोचिए, समझिए और अच्छे से उत्तर दीजिएगा। चलिए, सही उत्तर है डी विकल्प, उपरोक्त में से एक से अधिक। सुंदर वन को हम लोग ज्वारीय वन के नाम से भी जानते हैं और मैग्रोव वन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो डी विकल्प यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, सुंदर वन विश्व का ये सबसे बड़ा मैग्रोव वन है और ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल है, थाईलैंड की मुद्रा क्या है। विकल्प में है दिनार, बाहत, येन या फिर एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका बी विकल्प बहत। ठीक है ना, थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है, बहत है, या बाट कहिए या फिर बहत कहिए, जो भी कह लीजिए आप। ठीक है ना, चलिए, जबकि थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, बैंकॉक है। अगला सवाल है, लेटेराइट मृदा में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती उपयुक्त मानी जाती है। विकल्प में है गेहूं, जौ, चना, चाय, कहवा, काजू, धान, गन्ना और जूट, कपास, ज्वार और बाजरा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। लेटेराइट मिट्टी के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं ऊपर वाले किसी क्वेश्चन में। ठीक है ना, कि लेटेराइट मिट्टी में पोषक तत्व कम होते हैं, लेकिन उचित उर्वरक और सिंचाई के साथ कुछ फसलें उगाई जा सकती हैं। है ना, इसमें चाय, कॉफ़ी, काजू, रबर जैसी फसलें जो होती हैं लेटेराइट मिट्टी में उपयुक्त मानी जाती हैं। ठीक है, ये मिट्टी मुख्यतः उच्च वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर बी सही होगा, चाय, कहवा और काजू। ठीक है, चाय, कहवा, काजू, रबर याद रखिएगा।
ठीक है, यहाँ पे ले या कह लीजिए कि लेटेराइट मिट्टी के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। ठीक है, तो ये था आज का महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके जाइएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, जैसे कि आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं अपने लाइफ में, वैसे मेहनत टीचर के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, और TRE 4 का जहाँ तक अनुमान है कि बहुत जल्द तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन होगा, जब भी होगा समय से होता है तो अच्छा रहता है। समय पर जब एग्ज़ाम नहीं होता है थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन तो होता है, ये मुझे भी पता है, लेकिन क्या कीजिएगा, सिस्टम ही ऐसा है तो क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सिस्टम से लड़ना होगा। ठीक है, और आंदोलन, इतने छोटे आंदोलन से काम नहीं चलने वाला, थोड़ा बड़ा आंदोलन करना होगा, तब जा कर के एग्ज़ाम होगा सही समय पर। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि तैयारी में बिल्कुल भी कोताही मत कीजिए, तैयारी करते रहिए, थोड़ा बहुत ही सही पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जब भी होगा, होना तो है ही है। अगर आप पढ़ाई छोड़ देते हैं, बिल्कुल तैयारी करना बंद कर देते हैं, फिर नोटिफिकेशन आएगा, फिर पढ़ाई करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो पढ़ाई से कटिए मत, पढ़ाई के साथ लगातार बने रहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए आप। ठीक है, कनेक्टेड रहिए, और क्या बोलें, जैसा होगा फिर नेक्स्ट अपडेट आप लोग को दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।